नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज मैं आपके लिए 1980s की सुपर डुपर हिट फिल्म स्कारफेस लेके आया हूँ। ये फिल्म 1983 में रिलीज हुई थी और ये बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। हालांकि उस समय ये इंडिया में तो रिलीज नहीं हो पाई थी, मगर दुनिया भर में इसने बहुत बड़ी कमाई की है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग भी 8.3 है, जो कि बहुत ही बढ़िया होती है। और आपने कहीं ना कहीं देखा कि इस फिल्म को 83 में रिलीज किया गया था और इसकी IMDb रेटिंग भी 83 है। ये कमाल का कॉम्बिनेशन है। इस फिल्म की स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि एक आदमी जमीन से कैसे खड़ा होता है, एकदम ग्राउंड जीरो से वो कैसे ऊंचाई तक जाता है, उसके बारे में ये फिल्म बताई गई है। तो बिना किसी देरी के मैं इस फिल्म के एक्सप्लेनेशन को शुरू करता हूँ और एंड में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट करके दीजिएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत सारी नाव भर के रेफ्यूजी क्यूबा से अमेरिका में घुस रहे होते हैं, क्योंकि क्यूबा में बहुत सारे पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा होता है, जिसको लेकर वहाँ के लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं, जो कि आज के समय में भी देखा जा रहा है। ऐसा ही एक शरणार्थी होता है टोनी मोंटाना। ये भी क्यूबा से भाग के आया होता है अमेरिका में शरण लेने के लिए। ये अमेरिका के अधिकारियों को कहता है कि ये अमेरिकन है, मगर इसके माता पिता भाई बहन सब मारे गए हैं, यानी कि ये साबित नहीं कर सकता कि ये अमेरिका का आदमी है। ये सुनकर अमेरिका के अधिकारी समझ जाते हैं कि ये हमें चूतिया बना रहा है और वो उसे कहते हैं कि हम तुम्हें डिटेंशन सेंटर में भेज देंगे। जिसके बाद टोनी मोंटाना कहता है कि ठीक है ठीक है, वो सच कहता है। वो कहता है कि वो एक पॉलिटिकल रेफ्यूजी है और उसे ह्यूमन राइट कमीशन के तहत अमेरिका में शरण चाहिए। जिसको देख के जो अधिकारी होते हैं वो उसे पालन करके उसे शरण दे देते हैं और उसे भेज देते हैं एक रेफ्यूजी कैंप के अंदर। रास्ते में टोनी की मुलाकात होती है एक क्यूबा के शरणार्थी से। आगे हम देखते हैं कि टोनी मोंटाना और उसका दोस्त मैनी दोनों रहते हैं रेफ्यूजी कैंप के अंदर। वहाँ पे ये लोग किसी तरीके से ग्रीन कार्ड का बंदोबस्त कर लेते हैं, यानी कि अब इसे 1 महीने के अंदर अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाएगी। इनके कॉन्टेक्ट कुछ इस तरीके से होते हैं जिससे कि ये लोग इसका बंदोबस्त कर देते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि क्यूबा का एक पॉलिटिकल रेफ्यूजी वहाँ पे होता है जिसकी दुश्मनियाँ होती है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि वहाँ रेफ्यूजी कैंप में एक पॉलिटिकल रेफ्यूजी भी होता है जो कि क्यूबा से भाग के आया होता है। तो ये दोनों लौंडे सोचते हैं कि अगर इसको हम मार दे तो हम अपना नाम यहाँ पे फैला सकते हैं और लोगों से अपने अच्छे कांटेक्ट बना सकते हैं, जिससे कि हमें यहाँ पे अच्छा काम धंधा और बिजनेस करने में फ़ायदा मिलेगा। जिसके बाद ये लोग उस पॉलिटिकल रेफ्यूजी को वहाँ मार देते हैं, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया होता है और बहुत सारे लोगों से उसने दुश्मनी बना के रखी होती है। ये दोनों लौंडे वहाँ पे अपना काम खत्म करते हैं रेफ्यूजी कैंप में और फिर निकल पड़ते हैं अपनी ग्रीन कार्ड को लेके अमेरिका में रहने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि टोनी और उसका दोस्त मैनी एक रेस्टोरेंट में सैंडविच बना रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें क्यूबा का खाना बनाना आता है, इसलिए वो वहाँ पे सैंडविच बनाने का काम करते हैं। एक दिन रेस्टोरेंट पे कुछ अंडरवर्ल्ड के लोग आते हैं जो कि इन्हें कुछ काम ऑफर करते हैं कोकेन के ठेले यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने का। मगर जो टोनी होता है वो कहता है कि इतने बड़ा रिस्क हम इतने छोटी कीमत पे नहीं ले सकते। अगर तुम्हें काम करवाना है तो कुछ बड़ा काम दो या फिर पैसे ज़्यादा दो। जिसके बाद जो गैंगस्टर लोग होते हैं वो उसे कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें बड़ा काम चाहिए तो हम तुम्हें किसी को मारने का काम देते हैं। वो गैंगस्टर इन्हें कहते हैं कि कोलंबिया के कुछ लोग यहाँ पे आए हैं जिसको तुम्हें मारना है। अगर तुम उन्हें मार दोगे तो तुम्हें अच्छा खासा काम भी मिलेगा और तुम्हें अच्छा खासा नाम भी मिल जाएगा। जिसके बाद ये सभी लौंडे निकल पड़ते हैं कोलंबिया के उस आदमी को मारने के लिए। टोनी अपने लौंडे दोस्तों से कहता है कि अगर मैं 15 मिनट में बाहर ना आऊँ तो तुम लोगों को अंदर आना पड़ेगा और मुझे बचाना पड़ेगा। जिसके बाद टोनी अंदर जाता है, मगर अंदर जाते ही वो लोग इसे गन पॉइंट पे ले लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि टोनी और उसके साथी को ये लोग चेन सो से काटने लगते हैं। टोनी के साथी को तो मार दिया जाता है चेन सो से काट के, मगर जब टोनी की बारी आ रही होती है तभी हम देखते हैं कि जो टोनी के लौंडे दोस्त बाहर बैठे होते हैं वो लौंडियाबाजी कर रहे होते हैं। जिसके बाद ये लोग अंदर तमंचा लेके जाते हैं। बाहर ये लोग बाथरूम की खिड़की से सुन लेते हैं कि अंदर किसी लोगों को मारा जा रहा है। जिसके बाद ये लोग अपनी ऑटोमेटिक राइफल से अंदर अंधाधुंध गोलीबार शुरू कर देते हैं। वो जो कोलंबिया का आदमी होता है वो खिड़की को तोड़ के बाहर भाग जाता है, मगर टोनी रास्ते में उसे पकड़ लेता है और फिर उसे भून देता है। जिसके बाद ये सभी लौंडे कार लेके वहां से निकल जाते हैं। शाम को हम देखते हैं कि टोनी अपने काम का हिसाब दे रहा होता है अपने सीनियर को, कहता है कि हमने कोलंबियंस को मार दिया है। जिसके बाद टोनी अपने सीनियर से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पे वो कुछ ड्रग्स और पैसों का सामान दे देता है वहाँ पे लौटा के। वहाँ पे टोनी को देखती है एल्विरा, जिसको देख के टोनी की आंखें चार हो जाती है। वो सोचता है कि इतनी सुंदर लड़की इस बुढ़े के साथ यहाँ पे क्या कर रही है। हालांकि वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता, इसलिए वो वहाँ पे चुप रह जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टोनी अब अमीर होने के बाद अपनी माँ और बहन से मिलने के लिए जाता है जो कि बहुत गरीब होते हैं और वो उनकी कुछ हेल्प करना चाहता है।
वहां जाने के बाद वो अपनी बहन को गिफ्ट देता है जिस पे नाम लिखा होता है टॉनी और उसकी बहन गिना का। आगे चल के हम देखते हैं कि टॉनी कुछ पैसे देता है अपने माता को और बहन को, मगर उसकी जो मॉम होती है वो समझ जाती है कि टॉनी कुछ गलत काम कर रहा है, जिसे देख के वो गुस्सा हो जाती है और वो उसके पैसे उसके सामने फेंक देती है जमीन पे। और वो कहती है कि हमारे जैसे लोग यहाँ पे मेहनत से अपना गुजारा करते हैं, मगर तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पे अपराध करते हैं और तुम्हारे जैसों के कारण हमारा नाम खराब होता है और हमारे देश का भी। जिसके बाद वो उसे वहां से निकाल देती है। Take this louse money with you. Stinks. Tom. Hey, why do you gotta spoil it for everybody, huh? आगे के सीन में हम देखते हैं कि टॉनी एंटोनियो को एक साथी के साथ भेजा गया होता है ड्रग डील फाइनल करने के लिए, मगर टॉनी वहां पे बकचोदी पेल के कुछ ना कुछ अनाप शनाप डील फाइनल कर देता है, जिसको सुनने के बाद जो उसका बॉस होता है वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम इस तरीके की डील कैसे फाइनल कर सकते हो। आगे के सीन में हम देखते हैं कि टॉनी एल्विरा से मिलता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती, हमारे छोटे छोटे बच्चे हो गए और हम खुशी से उसके साथ अपनी लाइफ बिताएंगे, तुम अपनी जिंदगी उस बुड्ढे के साथ क्यों बर्बाद कर रही हो। ये सुन के जो एल्विरा होती है वो कहती है कि वो इस पे सोचेगी और फिर बाद में बताएगी, जिसके बाद टॉनी वहां से निकल लेता है। एक दिन होता कुछ ऐसा है कि एक पुलिस वाला टॉनी मोंटाना से मिलता है और वो कहता है कि तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ चुकी है, अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें मुझे लाखों रुपए देने पड़ेंगे, वो भी हर एक महीने। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो तुम्हारा एनकाउंटर कर देगा और मैं भी तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा। टॉनी ये समझ जाता है कि पुलिस वाले को मेरे पीछे जरूर किसी ना किसी ने लगाया है। आगे वो समझ जाता है कि उसका जो बॉस है उसने ही उसके पीछे पुलिस लगाई थी। जिसके बाद टॉनी एल्विरा से जाके मिलता है और उससे बात करता है, मगर तभी उसका बॉस आता है और उसे देख के गुस्सा हो जाता है कि वो एल्विरा के साथ क्यों चिपक रहा है। जिसके बाद होता यह है कि उसका बॉस 2 लोगों को भेजता है टॉनी को मरवाने के लिए, मगर टॉनी वहां से बच निकलता है उन्हें गोली मारने के बाद। जिसके बाद जो टॉनी होता है वो सीधा ही अपने बॉस से मिलने चला जाता है। वहां पे वो उन्हें रंगे हाथ पुलिस वाले के साथ पकड़ लेता है। ये देख के टॉनी अपने बॉस से पूछता है कि आपने मेरा मर्डर करने का प्लान क्यों बनाया, जिसको देख के पहले तो उसका बॉस मना करता है, मगर आखिर में वो उसके पैर पर जाता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करूँगा। मगर टॉनी माफ़ करने वालों में से नहीं होता, वो उसे वहीं पे मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टॉनी अपना तमंचा लगा देता है पुलिस वाले के सामने, मगर पुलिस वाला उसे धमकी देता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम लंबे समय के लिए जेल में जाओगे। मगर उसकी धमकी का टॉनी पे जरा सा भी असर नहीं पड़ता और वो धनाधन करके उस पर गोलियां डाल देता है और उसे मार देता है। और वो उसे कहता है कि तुम्हें विदेश जाने की टिकट चाहिए थी ना, मैं तुम्हें बिना टिकट के ही पुनर्जन्म लेने के लिए भेज देता हूँ। जिसके बाद ये किस्सा यहीं पे खत्म होता है। जिसके बाद टॉनी एल्विरा को मिलने के लिए जाता है। वो कहता है कि हमारी बॉस से लड़ाई हो गई थी, बॉस ने मुझे मारने का प्रयास किया और इसलिए मुझे उन्हें मारना पड़ा, मगर अब हम फ्री है अपनी नई लाइफ शुरू करने के लिए। और वो एल्विरा के साथ अपनी नई लाइफ शुरू करता है। जब टॉनी एल्विरा को कपड़े पहन के अपने साथ आने के लिए कहता है, तब वो घर के बाहर एक गुब्बारे को उड़ते हुआ दिखता है जिसके ऊपर लिखा होता है वर्ल्ड इज योर्स, यानी कि पूरा का पूरा विश्व तुम्हारा है। टॉनी को ये लाइन बहुत ही पसंद आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टॉनी का धंधा दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ने लगता है। अब इनके पास इतने पैसे हैं कि ये लोग बैंक जाते हैं तो पूरा का पूरा वैन भर के पैसे लेके जाते हैं, जिसे देख के जो बैंक के कर्मचारी होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं कि इतने पैसे ये कहाँ से कमा रहा है। आगे हम देखते हैं कि टॉनी अपनी बहन को एक ब्यूटी पार्लर गिफ्ट करता है, क्योंकि वो ब्यूटी पार्लर में छोटा मोटा काम कर रही होती है, मगर अब उसके पास अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर है। जिसके बाद टॉनी एल्विरा के साथ शादी कर लेता है और इनकी लाइफ एकदम सेट हो चुकी थी, इनके पास भर भर के पैसे थे। और अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, एक दिन टॉनी देखता है कि कुछ केबल ऑपरेटर के लोग 3 दिन से उसके बंगले में काम कर रहे हैं, जबकि इतने दिनों तक उन्हें काम नहीं करना चाहिए, उन्हें एक ही दिन में ये काम खत्म करके निकल लेना चाहिए। टॉनी उन पर शक करता है और पूछता है अपने पार्टनर मैनी से कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग 3 दिन से यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैनी उससे कहता है कि ये तो ऐसे आते होंगे, क्या पता। मगर टॉनी कहता है कि हम इतने बेफिक्र नहीं हो सकते, हम किसी को भी यहाँ पे ऐसे ही नहीं आने दे सकते। अगर ये लोग 3 दिन से यहीं पे होंगे तो मेरी नज़र क्या उस पर नहीं जाएगी। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि टॉनी कुछ पैसों का लेन देन कर रहा होता है। वहाँ पे ड्रग्स नहीं होते, केवल पैसे होते हैं। तभी वहाँ पे इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ जाती है। वो उसे दिखाता है कि वो जो घड़ी दिख रही है उसमें 12 नंबर की जगह हमने कैमरा फिट कर दिया था, यानी कि वो जो केबल ऑपरेटर थे वो यही इनकम टैक्स वाले लोग थे और उन्होंने उसका वीडियो बना लिया था पैसे गिनते हुए। हालांकि ये पैसों का मामला था, यहाँ पे ड्रग्स नहीं थी, इसलिए उसे इनकम टैक्स का केस लड़ना पड़ेगा। टॉनी कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें कोर्ट केस ही करना है तो मैं मायामी का सबसे बड़ा वकील हायर करूंगा और तुम्हारे सामने आऊँगा। जिसके बाद वो लोग मायामी के सबसे बड़े वकील के पास जाते हैं। मायामी का सबसे बड़ा वकील उसे कहता है कि देखो इन्होंने तुम्हारा वीडियो बना लिया है और तुम अब नहीं मुकर सकते कि भाई तुम कुछ और कर रहे थे, क्योंकि वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि तुम इतना बड़ा पैसा यहाँ से वहाँ घुमा रहे हो।
वकील उसे कहता है कि तुम्हें थोड़ा बहुत टैक्स चुकाना पड़ेगा और फिर अपने पैसों को लेकर तुम्हें कहीं बंदोबस्त करना पड़ेगा जिससे कि इनकम टैक्स वाले तुम्हारे पीछे ना आ पाए। ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि टोनी के जो ड्रग पार्टनर होते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। प्रॉब्लम एक्चुअली ये होती है कि बोलिविया में एक पॉलिटिशियन ड्रग के विरुद्ध मूवमेंट शुरू करता है और इस मूवमेंट के चलते इनके धंधे पे बहुत बड़ी असर होने वाली होती है। ये जो बोलिविया का पॉलिटिशियन होता है ये केवल बोलिविया में नहीं बल्कि अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मन सब जगह पे जाके ड्रग्स के बारे में बहुत बड़ी मूवमेंट शुरू करने वाला होता है, जिसको लेकर इन पर बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर बन जाएगा और इनका धंधा खतरे में आ सकता है। तो ये जो पार्टनर होते हैं टोनी को कहते हैं कि तुम्हें इस पॉलिटिशियन को निपटाना पड़ेगा। तो टोनी मान जाता है उसे मारने के लिए। जब टोनी ये डील फाइनल करके वापस अमेरिका आता है तब वो अपनी वाइफ के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पे इनकी काफ़ी बहस हो जाती है क्योंकि टोनी को अब बच्चे चाहिए थे, वो अपना परिवार बड़ा करना चाहता है, मगर जो एल्विरा होती है वो बच्चे करने के लिए तैयार नहीं होती। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो कभी भी मर जाएगा, उसका जो धंधा है, उसका जो काम है वो अच्छा काम नहीं है, इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए और उसे उस काम से बाहर निकल जाना चाहिए और अपने परिवार पर फोकस करना चाहिए। मगर जो टोनी होता है वो वहीं पर रुकने नहीं वाला होता, वो और आगे जाना चाहता है और भी बड़ा पैसा कमाना चाहता है। जिसके बाद उसकी जो वाइफ होती है वो उसे वहाँ से छोड़ के चली जाती है। अगले दिन जब टोनी उस पॉलिटिशियन की कार को उड़ाने के लिए जाता है तब वो देखता है कि वो पॉलिटिशियन अपनी बीवी बच्चों के साथ उस कार में बैठा होता है, जिसे देख के वो अपना ऑपरेशन को कैंसिल कर देते हैं और वो कहते हैं कि बाद में इसे उड़ाएंगे, अभी नहीं उड़ाएंगे। मगर ये आखिरी उपाय था उनके पास क्योंकि अभी उसने अपना काम कर दिया और जिसको लेके इनके ड्रग के बिजनेस पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। वो लोग टोनी पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। शाम को जब टोनी वापस अपने घर आता है अपने ऑपरेशन को कैंसिल करने के बाद, तब वो देखता है कि उसका जो दोस्त मैनी होता है वो उसकी सिस्टर के साथ बिस्तर में होता है, जिसे देख के उसका दिमाग खराब होता है। वो अपने तमंचे को बाहर निकालता है और उसे वहीं पे शूट कर देता है। मगर बाद में पता चलता है कि टोनी की सिस्टर और मैनी ने शादी कर ली थी और वो उसे सरप्राइज देने वाले थे, मगर अनजाने में टोनी ने अपनी ही बहन को विधवा बना दिया था। बाद में हम देखते हैं कि जो ड्रग डीलर होते हैं वो टोनी पर हमला करते हैं क्योंकि टोनी ने उनका काम नहीं किया था, इसलिए वो लोग टोनी को मारना चाहते हैं। टोनी भी इस बात को कहीं ना कहीं समझ गया था। वो समझ गया था कि जो उसके ड्रग पार्टनर है वो उसे अब छोड़ने नहीं वाले, इसलिए वो उसे अगली सुबह मारने जाने वाला होता है। मगर जो पार्टनर होते हैं वो उसे उसी रात मारने के लिए आ जाते हैं। उसी हमले में हम देखते हैं कि टोनी की जो सिस्टर होती है गीना, उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद टोनी अपनी ऑटोमेटिक राइफल को लेता है और वहां पे अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देता है और सबको मार देता है। Say hello to my little friend! You wanna play rough? Okay. Yeah. Okay, you like that? Huh? You want more? Okay. Your horse? Go! मगर आखिर में होता यह है कि एक शूटर आके पीछे से टोनी को मार देता है और यहाँ पे टोनी की कहानी खत्म हो जाती है और उसकी लाश उसी मूर्ति के आगे गिरती है जिसके ऊपर लिखा होता है वर्ल्ड इज योर्स, यानी कि पूरा का पूरा विश्व तुम्हारा है। आखिर में हम देखते हैं कि टोनी मोंटाना की लाश उसी मूर्ति के आगे गिरती है जिसके ऊपर लिखा होता है वर्ल्ड इज योर्स, यानी कि पूरा विश्व तुम्हारा है। जैसा कि टोनी ने खुद कहा था अपनी वाइफ एल्विरा को कि वो समाज की गटर में से बाहर आया है, मगर उसने फिर भी दुनिया के सारे मौज शौक और धन दौलत को प्राप्त कर लिए थे, मगर फिर भी वो उसका उपयोग नहीं कर पाया। ना तो उसको अपनी बीवी मिली, ना तो अपने बच्चों को देख पाया
और जो पैसे उसने कमाए थे उसके इनकम टैक्स के छापे पड़ गए और उसके ऊपर केस शुरू हो गए। और इतना जैसे कम था कि वो अनजाने में ही अपने ही हाथों से अपनी ही बहन को विधवा बना देता है और अंत में वो अपनी बूढ़ी माता को छोड़ के बिना किसी सहारे के चला जाता है। शायद इसीलिए टोनी की वाइफ एल्विरा ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसको अब ये काम छोड़ देने चाहिए और अपने परिवार पे ध्यान देना चाहिए। मगर टोनी कभी रुका नहीं और वो आगे चलता गया जब तक कि उसकी मौत ने उसको नहीं रोक दिया। तो ये थी 1983 की सुपरहिट फिल्म स्कारफेस। आशा करता हूँ कि आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगी होगी। और एंड में मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के 2 वर्जन रिलीज़ किए गए थे, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल वर्जन था उसमें बहुत सारी भर भर के गालियाँ दी गई थी, इसीलिए इसे टीवी पे नहीं दिखाया जा सकता था। इसीलिए इनके जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने इसे डब करके एक सीधा सिंपल वर्जन रिलीज़ किया टीवी पे दिखाने के लिए। यानी कि आप जब इस फिल्म को देखेंगे तो आपके सामने 2 विकल्प हो गए, एक तो गाली वाला और बिना गाली वाला। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा देखना चाहते हैं। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।